जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। तो लास्ट डे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ बातें सीखी थी। आज थोड़ा सा और डीप है और उसके बाद में हम लोग सीधे बोर्ड एग्जाम वाले टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा, चार्ज जो बनता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो सारी बातें हम लोगों ने लास्ट डे समझी थी। तो अब ये समझना है कि जो चार्ज आज के समय में कैसे, तो मॉडर्न टाइम में चार्ज कैसे बना। तो लोगों ने बोला कि यार ऐसा कुछ हो रहा होगा। कैसा? अगर हम किसी भी एक एटम को उठाया जाए, किसी भी एक देखिए, अगर किसी भी एक एटम को लिया जाए, तो किसी मैटर के एक एटम को उठाया जाए, हर एक मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है। तो इस चीज को हमने पहले पढ़ा रखा है। तो इस पार्टिकल्स के अंदर अगर हमारे पास पार्टिकल को देखें तो क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम के अंदर ऐसे कुछ सब क्लासेस या हमारे पास में सेल्स होती हैं। इन सेल में कौन दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। कौन दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। इन आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है और इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन सबसे अंदर न्यूक्लियस में क्या रहता है? कितने इलेक्ट्रॉन उतने ही अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। और उतना ही इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होता है। तो अगर ये एटम को देखें, हम कुछ एटम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, परमाणु के बारे में। तो एटम होता क्या है? किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट या टाइनी पार्ट होता है, उसे एटम कहते हैं। तो छोटा, बहुत ही सबसे छोटा, इसको ब्रेक ना किया सके, अनडिवाइडेड होता है, उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड नहीं कर सकते, उसे एटम कहते हैं। अब एटम के बारे में आई, जरा बताओ मुझे, इसका रेडियस, इसका साइज क्या होता है? अबाउट में एटम का साइज क्या होता है लगभग में? कितने बच्चे बताएंगे? हाँ, एटम का जो साइज रहता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के लगभग में होता है। ये एटम का, किसी एक एटम का अबाउट में साइज रहता है। तो अब कह रहे हैं जितना एटम तो हो गया बात। अब इसके एटम के अंदर क्या होता है? ये क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे होते हैं, अपने अपने ही सेल में मूव करते हैं, किसी और सेल में मूव नहीं कर पाते। जब ये अपने सेल में मूव करते हैं तो इनकी कोई भी एनर्जी रिड्यूस या रिडेक्ट नहीं होती है, कम या ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब कभी भी ये अपने सेल से किसी और सेल में जाते आते हैं, तो एनर्जी का इनका रिड्यूस होना तय होता है। या तो गेन करेंगे या तो रिड्यूस करेंगे, रेडिएट होते एनर्जी। आप समझ गए? कुछ कम या ज्यादा होती है। कब? जब ये अपने सेल से किसी दूसरे सेल में जाते हैं या आते हैं। और भाई, इलेक्ट्रॉन जो रहता है, इसकी वैल्यू 1.6 10 की पावर कितना होता है? -19 कूलाम होता है। थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स दूर आउटर सेल में होते हैं, बाहर वाले सेल में होते हैं, न्यूक्लियस के साथ में उनका जो बाइंड होता है, जो उनका बॉन्ड होता है, वो थोड़ा सा वीक होता है देन द जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, यहाँ का जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड वीक होगा। वीक होगा किसके? अरे देन जो इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के पास होते हैं, यहाँ वाले बॉन्ड से कैसा होगा? वीक होगा। बात समझ गए ना? तो अंदर साइड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत तेज बंधे होते हैं। जो बाहर होते हैं वीक होते हैं, वीक फोर्स से कनेक्ट होते हैं। और इसके बाद में आगे पहुंचते जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, याद रखेंगे। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को ही इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। समझ गए? और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है, इसी को हम इक्वल कर सकते हैं एटॉमिक नंबर के। कैसे? एटॉमिक नंबर के। हिंदी में इसको परमाणु, परमाणु, परमाणु क्रमांक बोल देते हैं। इसके बराबर होता है। ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। समझे? सर ये क्यों समझा रहे हो? क्या मतलब है? आइए समझाते हैं। कह देगा कि कोई एक अल्फा पार्टिकल घूम रहा है, अल्फा पार्टिकल की वजह से कुछ बताओ। चार्ज इसमें नहीं देगा, अब तुम रो दोगे, यार चार्ज तो दिया नहीं गया है।
तो आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। 2 हीलियम के बराबर रहता है, 2n2 करके 4 हो जाता है ऐसे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मतलब 2 × 10 2 × 1.6 × 10 माइनस 19 32 आ जाएगा। 2.3 × 10 - 19 कूलम्ब चार्ज पे रन कर रहा है। देगा नहीं, बोल देगा एक हीलियम है। हीलियम एटम के चारों ओर बताओ कोई चीज, आप कहोगे यार चार्ज दिया नहीं गया है। हीलियम पर जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हीलियम पर चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू हम ना उसमें दी गई नहीं होगी, तब भी हम ये लगाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आपसे कह देगा, ये ऐसे बोलेगा, ये लिखा हुआ है। अब इससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो जब आगे आज अभी आपको हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की नीड होती है। कितना देगा? इसमें चार्ज कहीं लिखा है? बताओ। चार्ज लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है। क्यों? चार्ज होता क्या है? चार्ज को अभी आपने पढ़ा नहीं करा, तुम लोग रट्टा मत मारो, समझने का प्रयास करो। चार्ज बोलो तो क्यू, क्यू बोले तो एनी होता है। चार्ज का मतलब होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, और इलेक्ट्रॉन अगर ना दिए जाए तो कितना प्रोटॉन है, और प्रोटॉन ना दिया जाए तो कितना एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। इसका मतलब यहाँ 7 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? Q इक्वल 7 और 1.6 10 की पावर -19, ये हो जाएगा 112 10 की पावर कितना हो जाएगा? -19 कूलम्ब चार्ज इस पे एक्ट करता है। समझ गए? ऐसे दे देगा तो उस पर चार्ज कितना है, देगा नहीं, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो पता होगा ना चार्ज कैसे निकाल भी सकते हैं। ये तो हो गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर इसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, ये सब बराबर होते हैं। और अच्छा हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, किसी भी एटम का जो मास होता है, वेट होता है, वो किसकी वजह से होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, या तीनों की वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो इसका मास होता है, याद रखिएगा। तो मास, जिसको एटॉमिक मास बोलेंगे अभी हम लोग, तो वो हमारे पास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और इसके मास को, एटॉमिक मास को हम लोग दिखाते हैं ए से, और प्रोटॉन को दिखाते हैं जेड से, और दिखाते हैं न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन का इसमें योगदान इतना होता है कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मास आएगा ए, वो या तो प्रोटॉन लिख दो, या तो जेड लिख दो, या तो इलेक्ट्रॉन लिख दो, प्लस में क्या रहेगा? न्यूट्रॉन रहेगा। समझ गए? कोई एक लिखकर उसमें ऐड कर दो, नंबर ऑफ हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये बात आ गई। अब बात आई कि सर न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? न्यूक्लियस का साइज बताओ, एटम के साइज से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? न्यूक्लियस का जो साइज रहेगा वो लगभग में 10 की पावर -15 मीटर रहता है। याद कर लेंगे। पावर नेगेटिव में ज्यादा होती तो वैल्यू कम हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया सब। अब इसने क्या बोला कि अपने एटम के बारे में समझ लिया। तो इसने यही बोला कि जो एटम है, इस एटम में बहुत सारी सेल्स भरी हुई हैं। अगर इसको रफ करेंगे, तो अगर इसको रफ करेंगे यहाँ से, क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव होकर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो इसमें से गायब हो गए। धीमे धीमे इसमें क्या बचेगा? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यस और नो? जब इलेक्ट्रॉन लैक हो रहा है और यहाँ पर दूसरा जो एटम है हमारे पास में, उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसमें हो रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर रहे हैं। तो जहां पर लैक होता है वहां बचता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा बचेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा घुस गए, नेगेटिव नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद में आगे पहुंचते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना, चार्ज वो समझ गए। एक क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ चार्जिंग।
ये समझा देते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, हमने लास्ट डे आपको पढ़ाया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कोई भी चीज को अगर हमें चार्ज करना है तो कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, बताओ। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है चार्ज करने से? रब करके। अभी हमने चार्ज किया, बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्जिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रिक्शनल चार्जिंग। इसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रफ करते हैं तो वो चार्ज हो सकता है। जैसे ग्लास रॉड को रफ कर रहे हैं, चार्ज हो जा रही है। समझ गए भाई? चलो ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा होता है हमारे पास में कंडक्शन या इंडक्शन, जो भी हो सकते हैं। एक कंडक्शन लिख दे रहे हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक एटम को, कोई एक एटम है, एक दूसरा एटम या बॉडी है, इन दोनों को या तो किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, या तो इसके अलावा हम इन दोनों बॉडी को टच करा देते हैं। तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, जिसमें हायर चार्ज होगा उससे लोअर चार्ज वाले में चार्ज, या जो हमारे पास चार्ज ही होता है और क्या होगा, चार्ज क्या करता है, ट्रांसफर करना कर देता है। जब तक ये ट्रांसफर होता है, जब तक कि दोनों के अंदर चार्ज बराबर ना हो। इस पॉइंट को याद रखें। क्या बताया गया कि अगर हम दोनों को कनेक्ट कर लें या टच करा दें तो चार्ज यहां से ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। जब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों में चार्ज बराबर ना हो जाए। ये सर क्यों इतना फोर्स दे रहे हो? इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। कहेगा दो कोई चार्ज है, न्यूमेरिकल्स कैसे पूछता है? ऐसे पूछेगा। कोई एक चार्ज Q1 है, कोई दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच में अभी बढ़ाएंगे कूलम्ब्स के नियम से फोर्स लग रहा होता है। कहेगा एक कोई तीसरा चार्ज लेकर आए हम Q3, हाँ लेकर आए, तो इसको पहले बार टच कराया, टच करा के बीच में रख दिया। अगर पहले वाले से टच कराया होगा मेरे भाई, और पहले न्यूट्रल था, जीरो था इसके ऊपर, तो इसका आधा चार्ज तो खा लिया होगा। जैसे अगर इसके पास 4 होगा, तो इस पे बचा होगा, फिर 2 इस पे बचा होगा। अब आपसे फोर्स या कुछ भी निकालने के लिए कहेगा, वो तो बाद में पढ़ेंगे। क्या बात समझ आ रही है? अगर हम इसको इससे टच करा देंगे तो इस पे 10 होगा, तो मान लो इस पे 5 आ जाएगा, इस पे 5 बचेगा। जब भी जिससे टच होगा, उन दोनों को मिलाकर चार्ज आधा आधा हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए कहते टच होने पर चार्जिंग क्या होती है, कम ज्यादा होती है। इवन जब तक चलती चार्जिंग, तब तक कि दोनों पे चार्जिंग बराबर। ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे। वापस आते हैं इंडक्शन वाला। इंडक्शन का काम क्या है? इंडक्शन में होता है कि किसी एक को देखकर दूसरा, ये इंडक्शन वर्ड याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत आएगा। अभी बता दे रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारी क्लास में एक लेसन ही इंडक्शन के नाम पर है। वहां से 2 चीज आती है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग देखते हैं कोई भी चीज जो होती है वो किसी दूसरे के जरिए से इंडक्ट होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर मान लें ये अवनी, जानवी 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 पढ़ने लगी बढ़िया से, तो देख देख कर नैना और पढ़ने लगी। ये म्यूचुअल इंडक्शन हो। खरबूजे को देखकर खरबूजे में रंग चढ़ना, एक कहानी सुनी है क्या आप लोगों ने? म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, बहुत पूछा जाता है यहाँ से। तो सोलेनाइड होगी, एक सोलेनाइड में करंट भेजेगा, दूसरे में काम होना शुरू हो जाएगा। आपने बहुत बार जादू देखा होगा कि अगर एक कॉइल लेंगे, आपको सिखाएंगे, इस पे आपका एक एक्सपेरिमेंट भी होता है बढ़िया सा। एक कॉइल लीजिए, उसमें कोई करंट मत दौड़ाइए, दूसरी कॉइल में करंट दौड़ा दीजिए, और उस कॉइल में वायर में कुछ लगा लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन, और उसको पास लाइए। टच नहीं कराना है, उसको ऊपर ले आओ, ऑटोमेटिक उसका बल्ब जलने लगेगा। हाँ, तो ये सब एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और एक होता है सेल्फ इंडक्शन, अपने आप से इंडक्ट हो जाना। कभी कभी अपने अंदर से वैल्यू आती है, चलो ठीक है पढ़ ले। तो इंडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन में केवल खुद से ये प्रेरित हो रहा होता है, इसके अंदर खुद से एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं एक तरह से। अब होता क्या है, ये इंडक्शन में जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है ये। अच्छा बताओ, हम चाहते हैं कि सुनैना बताए इस बार, अगर कोई बॉडी कोई मैटर है, तो केमिस्ट्री के नियम से इस मैटर के अंदर चार्ज होंगे, और 2 तरह के चार्ज भरे होंगे दोनों से। पॉजिटिव कहाँ, इसमें भरा होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, भरा होगा ना ऐसे। अगर मान लो इस बॉडी के पास में हम कोई दूसरी रॉड लाते हैं जो कि पॉजिटिव आई लेकर आते हैं, एक पॉजिटिव रॉड लेकर आते हैं के पास में, तो बताओ
अगर इसमें सारे पॉजिटिव हैं और इसको पास लाया जाए इसके, तो इस सरफेस पे, इस किनारे पर पॉजिटिव बचेगा कि नेगेटिव बचेगा? बताओ। पॉजिटिव बचेगा। आपके हिसाब से प्लस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा, रोक के रखा होगा, माइनस बचेगा। क्योंकि भाई ये प्लस वाला आ रहा था, यहाँ प्लस वाला बचेगा, भाग लेगा। तो यहाँ से प्लस वाला भाग जाएगा और इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, सब का सब नेगेटिव आ जाएगा। अब प्लस वाला कूद कर यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। और अगर मान लो कि इधर से हमने एक वायर लिया और अर्थ में जोड़ दिया, तो अर्थ में जोड़ने से क्या होगा, ये जितना पॉजिटिव था तो क्या होगा, ये मूव होकर भागता रहेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा बाद में, एट लास्ट इसके अंदर क्या बचकर रहेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं जाएगा, वो नेगेटिव इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपकने का प्रयास कर रहा होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव भागने का प्रयास कर रहा होगा। भागे कौन, पॉजिटिव। ये बॉडी चार्ज हो गई कि नहीं चार्ज हो गई, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज हो गई। हम चाहते हैं कि मुझे रिया बताएं, अगर कोई बॉडी है, इसको मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है, तो क्या करें हम? अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं तो हम क्या करें? सर इसके पास में आप एक रॉड लाइए जो कि नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो। अगर नेगेटिव लाए तो पॉजिटिव को खींच लेगा यहाँ पर और नेगेटिव भाग जाएगा। बाद में हम इसको जोड़ देंगे अर्थ से, वायर से, तो नेगेटिव पूरा निकल के भाग जाएगा। एट लास्ट के अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगी। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया। तो आपके पास में आज पढ़ना था, वो यही पढ़ना था, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो एक पॉइंट हमारे पास में, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। ये मेथड है तुम्हारे पास, कौन कौन से मेथड है जरा बताओ एक बार। सबसे पहला कौन सा, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन वाला क्या होता है आलोक भाई? फ्रिक्शन वाला जब किसी बॉडी को क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं और दूसरी बॉडी, कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, तो फ्रिक्शन होता है। और कंडक्टर वाले में क्या करते हैं, जब किसी बॉडी को वायर से कनेक्ट कराते हैं या तो किसी से टच करा के रख देते हैं, कनेक्ट हो। और इंडक्शन वाला क्या होता है, जब किसी एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, तो अनचार्ज बॉडी के अंदर वो चार्ज बचते हैं, उसके अपोज चार्ज बचते हैं, या उस सरफेस पे आते हैं जिस सरफेस पर हम दूसरा चार्ज लेकर आते हैं। और अगर उसको, उसी अनचार्ज बॉडी को अर्थ से जोड़ दिया जाए, तो अपोजिट चार्ज जो रहता है, मतलब सेम चार्ज जो रहता है, वो अर्थ में न्यूट्रल हो जाता है। ये पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास में क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा, ये कितने बच्चे बताएंगे? हम चाहते हैं कि कोई बच्चा बताने का प्रयास करे, कोशिश करे। तो क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है जरा बताओ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार्ज ग्लास रॉड, जो ग्लास रॉड होती है अगर वो चार्ज है, तो वो स्मॉल पेपर को अट्रैक्ट करती है क्यों? गर्ल्स बताएंगे, जान आप बताएं। स्मॉल पेपर को अट्रैक्ट करती है तो पता है, लेकिन करती क्यों है ये बताना है। हाँ, इंडक्शन होता है। रीजन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी के अंदर मान लेते हैं प्लस पॉइंट, हमारे पास क्या है, चार्ज है। दुनिया में जितनी भी चीजें, जितना भी मैटर है, उनके अंदर प्लस और माइनस होता है। अगर ये कागज का एक टुकड़ा है, प्लस और माइनस होगा। जब इसको खींच कर उसके पास ले जाएंगे, ओ, चला गया। अगर हम इस वाले को खींच कर इसके पास ले जाएंगे, यहाँ का नेगेटिव वाले इसके सरफेस पे आ जाएंगे और ये प्लस और माइनस की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, समझ गए? तो बढ़िया बोल। अब अगला क्वेश्चन आपके पास में, अगला क्वेश्चन आपके पास भाई बताओ कितने बच्चे बता पाएंगे, रीड करिए। क्या लिखा है, रीड कर लिया भाई। लिखा है आपके पास में, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्पेयर पॉजिटिवली। किसी भी एक मेटल स्पेयर को पॉजिटिवली कैसे चार्ज कर पाओगे, बता बेटिया। तन्वी, कैसे करेंगे आप बताओ। रिया, आलोक, देखो हमें पॉजिटिव चार्ज करना है, बढ़िया, मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है इसको। तो अगर ये पहले से अनचार्ज है, तो अनचार्ज बॉडी में दोनों तरह के चार्ज हमारे पास होते हैं।
तो अगर इसको पॉजिटिव करना है तो इसके पास में कैसा ले आए, उल्टा याद रखा करो, नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर आए, और तो जब नेगेटिव लाएंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। क्या बचेगा, तो नेगेटिव यहाँ भागेगा, फिर बाद में हम इसको अर्थ से किसी एक वायर के जरिए से कनेक्ट करा देंगे, तो सारा नेगेटिव निकल के अर्थ में चला जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बाद में आफ्टर ऑल क्या बचेगा इसके अंदर, पॉजिटिव। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, तो अगर कोई एक हमारे पास व्हीकल है, इस व्हीकल के अंदर तरह की कोई ऐसा लिक्विड या सब्सटेंस भरा हुआ है तो बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है, उस वाले सब्सटेंस को, उस वाले मतलब व्हीकल को, व्हीकल में एक मेटल की रॉड लटका कर, ऐसा कुछ, ये मान लेते हैं कोई एक हमारे पास में ऐसा व्हीकल है, इसके अंदर कुछ ऐसा भरा हुआ है जो जलने लायक है, जल्दी जल सकता है। तो ड्राइवर लोग या ये फिक्स होता है, इसमें एक रॉड लटका देते हैं, मेटल की रॉड, उस रॉड को जमीन से टच होते हुए चलने देते हैं, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन था तुम्हारे पास में। हाँ, रीजन होता है कि जब ये चल रहा होता है व्हीकल, तो इसके जो टायर्स होते हैं, ये टायर्स अर्थ से रफ होते रहते हैं, रफ होते 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 इनके अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर स्पार्क होए और ये जल जाए, तो इसलिए यहाँ पर मेटल में तुरंत ही एक रॉड लगाते हैं जो जमीन से चिपक कर चलती रहती है, तो ये करता क्या है कि इस चार्ज को न्यूट्रल करती रहती है। तो बराबर हो गया, बात समझ गए। अगला क्वेश्चन आपके पास में, देखो क्वेश्चन था, हाँ, हवाई जहाज जो होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, उनके टायर्स जो होते हैं वो खुद से किसी एक चार्ज्ड रबर से बनाए जाते हैं, मतलब कंडक्टर रबर से होता है। वो ऑलरेडी कोई एक कंडक्टर टाइप की रबर होती है, अंदर कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि कहता है कि जब एरोप्लेन उड़ता है, चलता है, या टेक ऑफ या टेक डाउन होता है, उन दोनों टाइम में वो बहुत तेज पर चलता है, तो उस पर चार्ज बॉडी आ सकती है, और रफ कर रहा है, जब चल रहा है जमीन पे, तो चार्ज होगा, तो जल्दी से करता क्या है, क्योंकि वो पहले से एक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की प्रॉपर्टी कंडक्टर के अंदर ज्यादा होती है, तो समथिंग वो क्या होता है, स्लाइटली कंडक्टर होने की वजह से उसके सारे चार्ज करता है, अर्थ पर तो न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करेगा तो झटका नहीं लगेगा या उसमें चार्जिंग नहीं फैलेगी। समझ गए। ये तो गए आपके पास चार्ज की पूरी मतलब कुछ कहानियां। अब आते हैं हम लोग चार्ज को थोड़ा सा पढ़ते, तो काम की बातें हैं। सबसे पहला चार्ज कि आपसे कह रहा है फोर्स बिटवीन चार्ज, मतलब दो चार्ज के बीच में अगर हम फोर्स देखें तो किस तरह से काम होता है। पहला पॉइंट आपको पढ़ना है, जब कभी, अच्छा दूसरा भी लिखा है यहाँ पर, चलो इसको पहले पढ़ा देते हैं। जब कभी भी हमारे पास दो चार्ज होंगे तो उनके पीछे फोर्स कैसे काम करेगा, अगर पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, एक दूसरे को रखिए आएगा, चलो तुम इधर भागो, तुम इधर भागो, यस नो। और अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो कभी रिपल्सन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अट्रैक्शन, इन दोनों में क्या लगेगा, रिपल्सन। आज समझ गए। तो कह रहा है अगर कभी दो सेम नेचर के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, धक्का देंगे, और जो अलग अलग है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्राप्त कर सकते। चार्ज कंजर्वेशन का नियम, ये सब जान लो केवल। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आपके पास में, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर चार्ज को जोड़ने बैठे, किसी बॉडी में चार्ज अगर है, एक ये बॉडी थी, इस बॉडी में एक क्यू लिखा है, फिर से क्यू लिखा है, माइनस क्यू लिखा है, क्यू लिखा है, थ्री क्यू लिखा है, कुल कितना चार्ज है, तो कुल चार्ज जो होगा सिंबल के रिगार्डिंग चेंज मतलब ऐड हो जाएगा। सिंबल के रिगार्डिंग जब ऐड करने पहुंचे तो ये हुआ हमारे पास 5 - 1 इक्वल कितना, 4 क्यू चार्ज आएगा। क्या बात समझ गए, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद आगे पहुंच जाते हैं। अगला करा है कि क्वांटिनेशन, हाँ क्वांटिनेशन, तो क्वांटिनेशन में चार्ज वही क्लास 10th वाला, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। सब लोग जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
और यहाँ पर ये क्या होता है, कूलाम होता है, समझ के चार्ज होता है कूलाम, 1 कूलाम, ठीक है। वापस आते हैं। अब अपना अगला न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल से पहले अच्छा न्यूमेरिकल तो आ गया, यही वाला करा लेते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, जरा बताओ। आपने पढ़ा Q बराबर NE, तो इसके भी यहाँ पर न्यूमेरिकल कर पाओगे, ये न्यूमेरिकल लगाए, कर ले जाओगे, तुरंत करा दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर न्यूमेरिकल करा देते हैं। लिखा है इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ, यहाँ वर्ड लिखा है एक्सेस, क्या लिखा हुआ है एक्सेस, एक्सेस का मतलब तो ज्यादा, 1500 इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज पे ज्यादा है कंडक्टर पर, तो उसमें कितना चार्ज बह रहा है, नेचर बताओ। तो क्यू बराबर यहाँ गिवन क्या तुमको, सबसे पहले लिखा करो गिवन, गिवन में देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1500, और चार्ज निकालना है क्यू क्या होता है एनी होता है। ये 1500 हमको दिया गया था, ये सब आता है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में इसको निकाल दे रहे हैं, समझाना कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी समझा दे रहे हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा, डबल जीरो लगा हुआ था, डेसिमल 1 डिजिट के बाद में, -19 और 1 2 3 2.4, और ये हमारे पास में 10 की पावर -19 प्लस 3, 2.4 10 की पावर -16 कूलाम चार्ज होगा। 1 2 3 ये तो हो गई, एक तो यहाँ वाला दो डेसिमल लगा था, समझ गए भाई। अब आपसे कह रहा नेचर बताओ, चार्ज का नेचर कैसा है, तो यहाँ पर चार्ज आए हुए हैं, एक्सेस का मतलब चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है नेगेटिव, जहाँ एक्सेस होगा वहां पर चार्ज कैसा होगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन होता कैसा है नेगेटिव होता है, तो वो ज्यादा आएगा तो नेगेटिव बनेगा, चला जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, समझ गए, नहीं आ रहा है, ये थोड़ा जल्दी पढ़ा दे रहे क्योंकि लास्ट डे पढ़ा रखा था। अब अगला, इसमें क्या लिखा है आपके पास में, कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी एक्सेप्टेड, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, और ट्रांसफर, या तो एक्सेप्ट कर रहा हो या तो ट्रांसफर कर रहा हो, चार्ज बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ इतना इतना कूलाम, तो एक ऑब्जेक्ट जो चार्ज है कितना, ना कूलाम वर्ड लिखा है, जैसे एक वर्ड मिल जाए जानवी कूलाम, तो क्यों दिया गया है 4.8 10 की पावर सुना बेटा -11 कूलाम, कूलाम या सी वर्ड लिखा मिल जाए मतलब क्यों दिया गया, समझ गए। अब यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर पूछ रहा है, तो एन पूछ रहा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट क्यू बराबर क्या एनी, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है 4.8 10 की पावर -11, और ये एन मुझे पता नहीं 1.6 10 की पावर -19, ये है किसमें मल्टीप्लाई में, कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1.6 10 की पावर -19 बराबर एन। अब आगे पहुंचेंगे, कितना हो जाएगा डेसिमल आएंगे, और ये वर्ड क्या लिखा है पॉजिटिवली, पॉजिटिवली का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव है, तो जब चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मैंने इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे, तो ट्रांसफर करना होगा, एक्सेप्ट करना नहीं होगा, समझ गए। वापस आगे आते हैं, कोड इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड के लिए, नाम देखा है, नाम तो सुना ही होगा इसका, सुना है, क्या नाम है कूलॉम्स लॉ। तो आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ क्या है, क्या नहीं है, क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे पहले से कूलॉम्स लॉ के बारे में, देखिए हुआ क्या जरा समझाते हैं, कूलॉम्स लॉ पढ़ लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरा प्योर बोर्ड इंपॉर्टेंट चला शुरू हो। अभी तक वर्बल था, रिजनेबल था कि आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, अब से बोर्ड पढ़ाया जाएगा प्रॉपरली, जितना बोर्ड में आने वाला हो तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से आप हर एक चीज ऐसी होगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बोर्ड से अलग होगी, एक केवल थ्योरी था जो अभी पढ़ रहे थे, केवल बेसिक्स था फालतू। सबसे पहला पॉइंट है कि कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम आया कहां से, पहला तो पॉइंट ये बनता है, कूलाम का नियम आया तो आया कहां से। पॉइंट दूसरा बनेगा तुम्हारे पास में कि जो कूलाम बना हमारे पास, कूलाम का नियम तो है क्या वो, पहले ये आया कहां से, ये इसको कैसे इवेंट किया गया, हाउ, क्यों लोगों ने इसको इवेंट किया, वाई। अब फिर अगला पढ़ेंगे व्हाट, ये है क्या, ये है क्या, फिर अगला पढ़ेंगे इसका यूज क्या है,
ये सारी बातें हम इस पे पढ़ेंगे। सबसे पहला इस आया कहाँ से? लोग अंदर ये कूलाम्ब चार्ज हुआ कैसे? तो अभी तक लोगों ने चार्ज को पढ़ा था। चार्ज 2 तरह के थे, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। एक साइंटिस्ट है कूलाम्ब, साइंटिस्ट का नाम क्या है? कूलाम्ब। तो भाई साहब उन्होंने चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, अब फिर से एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिया। इनको किसी एक डिस्टेंस पे रखा, आर डिस्टेंस। जब इनको रखा, ये दोनों एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे। धक्का दे रहे जैसे कभी-कभी चुंबक खेलते हैं हम लोग। हम लोगों ने बचपन में छोटे पर मैग्नेट खेला होगा। एक मैग्नेट लिया इधर से, एक मैग्नेट ये पहुँचाया, ये हो गया। क्या होगा सभी लोगों ने? कूलाम्ब भी ऐसे खेला। तुमको लगता है साइंटिस्ट थे ऐसा कुछ? या ऐसे ही कुछ चल रहा था इनकी ज़िंदगी? इन्हों इनको ऐसे खेलते-खेलते फिर से पहला चार्ज लिया, एक अगला दूसरा चार्ज लिया और इस बार पॉजिटिव लिया, इस बार नेगेटिव। फिर से एक बार नेगेटिव चार्ज लिया और ये भी नेगेटिव चार्ज लिया। इनको भी किसी एक डिस्टेंस पे रखा, आर डिस्टेंस मान लेते रखा। जब ये रख रहे थे तो इनको एक बात को तो पता था कि इसके बीच में एक फोर्स लग रहा था। ये जैसे पॉजिटिव-पॉजिटिव है तो इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इसको इधर लगा रहा होगा। ठीक है? दोनों फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। यहाँ पर एक फोर्स तो लग रहा था। ठीक है? यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो प्लस वाला है तो खींच रहा होगा इसको, चला जा रहा होगा ऐसे करके। तो यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है। ये नेगेटिव-नेगेटिव फिर से रिपेल कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। तो ये तो कूलाम्ब को पता था, सभी साइंटिस्टों को पता था फोर्स लग रहा है। इन्होंने इस बार क्वांटिटी बदल दी। अभी जो क्वांटिटी थी मान लो सेम थी। 2 चार्ज, 2 कूलाम्ब, 2 माइक्रो ऐसे करके सेम थी। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक क्वांटिटी अलग कर दी। यहाँ पर कोई एक पहला चार्ज लिया, यहाँ पर कोई एक और अलग चार्ज ले लिया। तो जो फोर्स लग रहा था इसके बीच में, उस फोर्स पे कुछ फ़र्क पड़ा। यहाँ पर इफेक्ट हुआ। अब ये तो पता चल रहा है कि इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हम नॉर्मल आपको समझाएँ कि घर में वो लगे होते हैं डोर क्लोज़र। घर में लगे हैं, ऑफिस में लगे हैं, कोचिंग में लगे हैं, अपने स्कूल में लगे हैं डोर क्लोज़र। तो कुछ डोर क्लोज़र ऐसे होते हैं कि हमने धक्का लगाया, वो बहुत ही स्लोली ऑफ होते बंद होते हैं। कुछ बहुत झटका मारते हैं। आपको पता तो चल रहा है, कोई फोर्स एक लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है ये नहीं आपने ध्यान दिया। हम लोगों ने चुंबक तो घुमाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जो लग रहा है, तो पता भी तो कर लें। यहाँ कूलाम्ब बाबा के दिमाग में चलना शुरू हो गया। कूलाम्ब ने कहा यार जो फोर्स लग रहा है हम इसका पता करें। फोर्स लग कितना रहा है? तो इनके अंदर ऐसे कुछ है, मतलब चार्ज पॉइंट को ये रख रहे थे, जो चार्ज थे, एक जगह रख रहे थे तो उनके पीछे फोर्स लग रहा था, उस फोर्स को निकालने के लिए अब इनके अंदर क्यूरियोसिटी आने लगी। अब जब ये बार-बार रख रहे थे तो इनको अब आपके अंदर आना चाहिए कि सर, इन्होंने जो चार्ज रखा, वो चार्ज जो फ़ॉर्मूला बनाया, तो वही फ़ॉर्मूला क्यों बनाया? इन्होंने देखा जब हम दोनों चार्ज को बढ़ा रहे थे, तो फोर्स और ज़्यादा लग रहा था। जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा था, फोर्स और ज़्यादा लग रहा था। अब इन्होंने चार्ज कम करना शुरू किया। पहले दोनों कम करना शुरू किया, फिर एक कम करना शुरू किया, फोर्स कम होने लगा। चार्ज बढ़ाने पर फोर्स बढ़ रहा था, चार्ज घटाने पर फोर्स घट रहा था। अमाउंट ऑफ चार्ज। एक तो ये काम हुआ। एक काम इन्होंने किया कि इन दोनों चार्जों को जैसे एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा था इन्होंने पहले, इन दोनों को एक फिक्स डिस्टेंस पे आर पे रखा था। अब इन्होंने पहले देख लिया कि चार्ज बढ़ाने पर कम ज्यादा करने पर फर्क पड़ रहा है। इनका एक मानना होगा चार्ज बढ़ा रहे हैं, चार्ज तो फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर चार्ज घटा रहे हैं तो फोर्स घट रहा है। ये कहानी इन्होंने पहले समझ ली। सोच लो भैया। अगला पॉइंट उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब एक काम करते हैं इसी फिनोमिना में हम चार्ज को तो देख चुके हैं, हमारा काम है डिस्टेंस को बढ़ाएं, क्या घटाएं? तो इन्होंने इस डिस्टेंस को घटाना चाहा, इस डिस्टेंस को कम करने का प्रयास किया। जब डिस्टेंस कम किया तो फोर्स और ज्यादा हो गया।
और डिस्टेंस बढ़ा दिया तो जान भी फोर्स कम हो गया। डिस्टेंस बढ़ा दिया, फोर्स कम होने लगा, जिसे बढ़ा रहे थे, फोर्स कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था। और जब इसको कम करना चाहा डिस्टेंस को, तो फोर्स बढ़ने लगा। इनको लगने लगा यार डिस्टेंस भी वैरी करती है। मतलब अगर ये आर की वैल्यू जो है हमारे पास में, इस आर को हम इस आर को बढ़ाएं, प्लस करें, जो फोर्स हमारे पास में, जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, वो फोर्स कम हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। जबकि आर को अगर हम लोग कम करते हैं, आर को कम करते हैं, जो फोर्स हमारे पास वो बढ़ जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो इन लोग का यार इसका मतलब ये कोई फर्क पड़ रहा है रेस पर भी। इससे इन्होंने नियम निकाला और इन्होंने क्या बताया, अब आप कूलाम के नियम को सही से समझते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल चीजें थी। पहला पॉइंट, कूलाम्स का नियम। अगर आपको थ्योरी में लिखना है या समझना है तो समझाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड, क्या बोलेंगे हम लोग? व्हेन टू चार्जेस charges are placed at a certain distance certain distance distance to then कॉमा लगा दो। क्या होता है? अ फोर्स इज जनरेटेड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, जनरेटेड जो भी आप लिखना चाहें, जनरेटेड बिटवीन देम, दिस फोर्स इज नोन एज, इस फोर्स क्या बोलते हैं? दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो उनके बीच में फोर्स लग रहा था, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और ये दोनों हो सकता है, हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है कैसा, रिपल्सिव फोर्स हो, दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। एंड बाय विच लॉ, बाय विच लॉ वी कैलकुलेट, वी फाइंड या कैलकुलेट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस electrostatics force that is known as Coulomb's law। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? Coulomb's लॉ कहते हैं। हाँ, समझ गए? अब आपके भाषा में याद कराते हैं। कोई एक लड़का है, एक लड़की है, वो किसी डिस्टेंस बैठे हुए हैं, फोर्स तो लग रहा है, टेंशन तो लग रहे हैं। अब इंटेंशन कितना है ये चेक करने के लिए जो पंडित जी बुलाए गए, हाँ, वो पंडित जी ने जो बताया, वो नियम क्या कहला गया? Coulomb's लॉ। पंडित जी ने बताएंगे, अब क्या बताएंगे, चलिए। पंडित जी ने बताया भाई, दोनों की उम्र बढ़ गई है, दोनों बड़े हो गए हैं, अब इन दोनों को एक कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि एक पहला चार्ज है Q1, इसका जो अमाउंट है, चार्ज ऑफ अमाउंट, मतलब अभी कूलाम का नियम हुआ क्या, बताया क्या कूलाम बाबा ने? दूसरा चार्ज, कहते हैं अगर हम इनको रखते हैं किसी डिस्टेंस पर, तो मेरे हिसाब से कुछ चीजें वैरी कर रही है। क्या वैरी कर रही है? पहला पॉइंट बताया, जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, force is directly proportional to the mass या amount of charges, product of amount of charges लिख दे रहे हैं, product of amount of charges। जो आवेश होता है, आवेश के मान के गुणनफल के बराबर होता है। सब लिखा मिलेगा आपको। एक तो ये बताया उन्होंने, भाई उनका एज जो है बड़ा हो जा रहा है, या अमाउंट है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, बोला कि डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया एफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 मल्टीप्लाई Q2 के हो चुका था। समझ गए? और दूसरा पॉइंट निकल के आया हमारे पास में, पॉइंट नंबर दूसरा, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर ऑफ, हाँ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
उन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब यहाँ दो चीजें निकल के आई तो लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट पर आए उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर एफ दोनों साइड है एफ, और यहाँ पर क्या है, ऊपर जो लिखा है ऊपर, जो नीचे लिखा है वो नीचे, टू वन एंड टू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई पक्का? हाँ चलो भाई, आप लोग आंखें चुभने लगे बेचारों की। हाँ तो हम किसी और तरीके से पढ़ा देते हैं। चलो, तो कूलॉम्स लॉ क्या था भाई, बताओ जरा एक बार। कूलॉम्स लॉ आया तुम्हारे पास में, जो फोर्स था वो Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और दूसरा बना जो फोर्स था उस रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहां से आपने किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब इसको हटाया आपने तो एक कांस्टेंट आया K, Q1 Q2 आर स्क्वायर न्यूटन। जहां पर अगर हम देखें K क्या है हमारे पास में, वेयर K इज अ कांस्टेंट। K क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कुल कितनी 9 न्यूटन की पावर 9। आप समझ गए, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या बात समझ आई? याद रखेंगे K की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9 न्यूटन की पावर 9, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें और आ गई, एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको बोलते हैं परमिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, परमिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, परावर्तक बोलते हैं, समझ गए ना एक तरह से। और ये नॉट लगा तो किसमें, इन एयर, इन एयर। इसका मतलब जब कभी एयर में या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम को एक ही बात मानते हैं, वैक्यूम में हम चार्जेस को रखते हैं, चार्जेस को रखते हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू वेरी करेगी इसमें, ये इतनी वैल्यू वेरी करेगी, लेकर चलना पड़ेगा आपको, तभी आप इसको सही कैलकुलेट कर पाओगे। तो सर इसका मीनिंग तो ये हो गया, अगर ये वैक्यूम या एयर की बात कर रहा है तो क्या हम चार्जेस को किसी मीडियम में रखें तो फर्क पड़ेगा क्या? हाँ तो फर्क पड़ेगा, समझ गए? ये समझ में आया? अभी क्या समझ में आया हमको कि हमारे पास जो कूलॉम्स का नियम था, दिमाग में भर देंगे तो कूलॉम्स का नियम साथ में याद आ जाए, K Q1 Q2 आर स्क्वायर F इक्वल 9, इस K की वैल्यू क्या थी पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, एक और 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये 3 पॉइंट तुम्हारे काम आएंगे, बहुत ज्यादा डेरिवेशन में इसका यूज करेंगे, फाइनल डेरिवेशन लिखने में इसका यूज करेंगे, डेरिवेट करने में इसका यूज करते रहेंगे बहुत बार। हाँ, और फाइनल डेरिवेट जब लिखना होगा तो इसका यूज कर लेंगे, न्यूमेरिकल में इसका यूज कर लेंगे। सबका यूनिट सेम रहेगा, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। अब बात आ रही थी कि सर इसमें जो एप्सिलॉन नॉट था इसकी बात चल रही, ये है क्या, तो आपने कहा परमिटिविटी है, तो ये परमिटिविटी है मतलब क्या, ये जो चार्ज को रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेरी करते हैं, वो है, बताओ भाई कितना है। तो कहते हैं सबसे पहले इसका हम निकालते हैं वैल्यू, क्या नाम है, ये यूनिट क्या होता है इसका, वो समझ लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, नॉट बोले तो एयर, इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट निकालने पहुंचे, हमने कहा चलो ठीक है भैया, पहले फोर्स का यूनिट निकाल लेते हैं, पहले फोर्स पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। फोर्स बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है अगर देखा जाए, कांस्टेंट था। इसके बाद में था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और Q के हिसाब से बना ये क्या कूलाम, फिर से कूलाम बना, और ये मीटर स्क्वायर बना। तो फोर्स की यूनिट बनी कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना तुम्हारे पास में, और इसको जाकर बाद में क्या बोल दिया गया, न्यूटन। ये तो फोर्स हो गया,
लेकिन मुझे निकालना किसका है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकालेंगे? जब मुझे पता है, मैंने पढ़ के रखा है कि हमारे पास में F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा होता है। मुझे इसका यूनिट निकालना है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर भेज दें, कोई दिक्कत किसी को? तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई इंटू एफ इंटू Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया हमारे पास में 1/f बोले तो न्यूटन, और ये कुलाम कुलाम बोले तो कुलाम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट बना जाकर तुम्हारे पास में कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? अब इसके बाद में इसकी वैल्यू क्या हुई? एक और तरीका है इसको निकालने के लिए, हालांकि इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में, हमेशा पीछे तरीका देखो डायरेक्टली। अगर आपको इसका निकालना है तो आप इसको इधर भेज दो, ये न्यूटन नीचे आ रहा है, न्यूटन नीचे आ रहा है, बनेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, ये कूलाम का स्क्वायर यहाँ बनना है, न्यूटन नीचे आ गया है, मीटर स्क्वायर बन गया। समझ गए? अब बारी आई कि भैया इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? आपने कहा ठीक है बताते हैं। वैल्यू की बात कर रहे हो, मुझे पता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9 न्यूटन की पावर 9। मतलब इन दोनों को बराबर दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। मीनिंग क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 न्यूटन की पावर 9 अपॉन में क्या लगाते हैं, इसको पलट दे ऐसे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/9 न्यूटन की पावर 9 हो जाएगा। और ये 4 पाई को नीचे भेज दे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 9 न्यूटन की पावर, एक मिनट, प्लस का 9 चल रहा था, 9 प्लस का, प्लस का ये, और अब इसको और आगे सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 और पाई की वैल्यू 3.14, 10 की पावर कितना? 9, और आगे और सॉल्व करें कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये 8.85, 10 की पावर -12, और आगे और पहुंचेंगे तो जाएगा, इसका नाम क्या था? कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ है ना? देखो भाई आगे आपको